क्या डिप्लोमेसी मिडिल ईस्ट में एक और बड़े युद्ध को टाल सकती है? ये वो बड़ा सवाल है जो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस बेहद तनावपूर्ण परमाणु बातचीत पर टिका हुआ है। दांव इतने ऊंचे हैं कि पूरी दुनिया की नज़रें इस पर हैं, और आज हम यही समझने जा रहे हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सीधी लकीर खींच दी है, या तो परमाणु समझौते पर आओ या फिर हमले का सामना करो। ये कोई आम डिप्लोमेटिक बातचीत नहीं है, समझ रहे हैं? ये एक खुली चेतावनी है जिसका वजन इन वार्ताओं के हर एक पहलू पर महसूस किया जा सकता है। आज हम 5 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले, ईरान असल में क्या प्रस्ताव दे रहा है? दूसरा, अमेरिका का इस पर रिएक्शन क्या है? तीसरा, क्या ये सब भरोसे का खेल है? चौथा, ये लोग मिलने की जगह को लेकर भी क्यों लड़ रहे हैं? और आखिर में, इन सब का भविष्य क्या हो सकता है? चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सौदे की जो मेज़ पर है। ओमान में जो बातचीत हुई उसमें ईरान ने इस डिप्लोमेटिक डेडलॉक को तोड़ने के लिए एक नया, काफ़ी डिटेल्ड प्लान सामने रखा है। ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि एक ठोस योजना है। अब देखिए, ये जो प्रस्ताव है ना, ये काफ़ी सोच समझकर बनाया गया लगता है। ये एक 3 स्टेप वाला प्लान है। स्टेप 1, ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को कम करेगा, जिसके बदले में उसे अपने फ्रीज हुए पैसों और तेल बेचने की छूट मिलेगी। फिर आता है स्टेप 2, वो हाई लेवल एनरिचमेंट, यानी वो यूरेनियम जो हथियार बनाने के ज़्यादा करीब होता है, उसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे और यूएन के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स को पूरी छूट देंगे, बशर्ते कि प्रतिबंधों में और ढील दी जाए। और आखिर में फाइनल स्टेप, ईरान अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम देश से बाहर भेज देगा, लेकिन सिर्फ तब जब अमेरिकी कांग्रेस इस डील को मंजूरी दे और सारे प्रतिबंध हटा लिए जाएं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और एंगल भी है। इस न्यूक्लियर प्लान के अलावा एक और फ्रेमवर्क पर भी बात हो रही है। ये दूसरा प्रस्ताव कहता है कि भाई, न्यूक्लियर मुद्दे से पहले तनाव तो कम करो। मतलब पहले एक पूरा सीज़फायर हो, फिर हॉर्मूज के स्ट्रेट में जो जहाज़ों का संकट है उसे हल किया जाए, और उसके बाद ही सबसे मुश्किल टॉपिक यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात हो। तो ये 2 बिल्कुल अलग अलग अप्रोच हैं। ठीक है, तो ईरान ने तो अपने पत्ते मेज़ पर रख दिए। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, और यहीं से मामला और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। हुआ ये कि शुरुआत में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान के प्रस्तावों का कथित तौर पर स्वागत किया, जिससे ईरानी टीम भी हैरान रह गई और उन्हें शायद थोड़ी उम्मीद बंधी। लेकिन इसके फौरन बाद व्हाइट हाउस का बयान बिल्कुल सख्त और उल्टा था। उन्होंने कहा कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से खत्म करना है। अब ये एक ऐसी मांग है जिसे ईरान कभी नहीं मानेगा। तो इन मिले जुले सिग्नल्स ने काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है। और इस पूरी तस्वीर में एक बहुत ही अहम खिलाड़ी है IAEA, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो यूएन की न्यूक्लियर वॉचडॉग है। उनके डायरेक्टर राफेल ग्रोसी इस कोर्ट में एक बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान के पास बम बनाने की क्षमता के सारे पुर्जे मौजूद हैं, इसलिए सिर्फ ईरान के कह देने से काम नहीं चलेगा। यहाँ सबसे ज़रूरी शब्द है वेरिफिकेशन। मतलब किसी भी सौदे पर भरोसा करने के लिए IAEA को वहाँ जाकर हर चीज़ को आज़ादी से जांचने और कंफर्म करने की पावर मिलनी ही चाहिए। चलिए अब इस मामले की उस परत को खोलते हैं जो इन वार्ताओं को इतना मुश्किल बना रही है। वो है दोनों पक्षों के बीच भरोसे की जबरदस्त कमी। यही वो बड़ा सवाल है जो हर डिप्लोमैट और इंटेलिजेंस एनालिस्ट पूछ रहा है। क्या ईरान का ये प्रस्ताव सच में शांति की तरफ एक कदम है, या इसके पीछे कोई और ही मकसद छिपा हुआ है? एक थियरी ये है कि ये सब सिर्फ समय खींचने की एक चाल है। इस सोच के मुताबिक ईरान बातचीत को जानबूझकर लंबा खींच रहा है ताकि उसे अपनी एयर डिफेंस और मिसाइल कैपेबिलिटी को फिर से खड़ा करने का मौका मिल जाए, जिन्हें हाल ही में एक कथित इजरायली हमले में काफ़ी नुकसान पहुंचा था। सीधे शब्दों में कहें तो वो बातचीत की आड़ में अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ईरान के पास भी एक समझौता करने के बहुत मजबूत कारण हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों ने उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। उसका तेल निर्यात, जो देश की जान है, बहुत ज़्यादा घट गया है। और सच तो यह है कि वो एक और बड़े और विनाशकारी युद्ध से बचना चाहता है। ये वो असली दबाव है जो उसे बातचीत की मेज़ पर बनाए हुए हैं। अब एक ऐसी बात पर आते हैं जो दिखाती है कि ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा तनावपूर्ण है। अगली मीटिंग कहाँ हो, इस बात पर भी एक बड़ा विवाद हो गया।
ये सिर्फ एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये सिंबोलिज्म और सिक्योरिटी से भी जुड़ी है। ये घटनाक्रम काफी अजीब था। देखिए, पहले तो ईरान राजी हो गया कि चलो अगली बातचीत रोम में करते हैं, लेकिन फिर अचानक उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। वो अड़ गए कि बातचीत ओमान में ही होनी चाहिए, और जब ये मुमकिन नहीं लगा तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा सुझाव दिया कि मीटिंग रोम में ओमान के विदेश मंत्री के घर पर कर ली जाए। तो सवाल उठता है कि आखिर ईरान किसी यूरोपीय शहर में मिलने से क्यों कतरा रहा था? खबरों के मुताबिक इसके पीछे कई कारण थे। एक तो उन्हें पश्चिमी और इजरायली जासूसी का डर था, खासकर साइबर जासूसी का। दूसरा, वे विदेश में रहने वाले ईरानी विरोधी ग्रुप्स के बड़े प्रदर्शनों से बचना चाहते थे। और तो और, वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति से किसी अनचाही मुलाकात की संभावना से भी बचना चाहते थे। आखिर में आइए थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि इस डिप्लोमेटिक खींचतान का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं है, इसका असर हम सब पर पड़ता है। ये एक नंबर बहुत कुछ कहता है, $110। ये कच्चे तेल की प्रति बैरल कीमत है। जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है और युद्ध का खतरा मंडराता है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में खलबली मच जाती है, और इसका सीधा असर दुनिया भर में आम लोगों की जेब पर पड़ता है। और ये शायद सबसे चिंताजनक आंकड़ा है। यूएन की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA का अनुमान है कि ईरान के पास अब इतना ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम जमा हो गया है कि वो सैद्धांतिक रूप से 6 परमाणु बम बनाने का सामान तैयार कर सकता है। ये एक बहुत ही गंभीर बात है, और यही वजह है कि ये बातचीत इतनी अहम है। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जब दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो, तो क्या कोई स्थायी डिप्लोमैटिक समाधान सच में मुमकिन है? यही वो $1 मिलियन का सवाल है जो इन हाई स्टेक्स वार्ताओं के भविष्य को तय करेगा। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया।